एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाती हूँ और हमने जो भी वन शॉट वीडियोस सारे टर्म टू के सब कंप्लीट कर दिया। उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर दिया और टेलीग्राम पे इसके नोट्स भी अवेलेबल है। आपके चैप्टर्स के नोट्स बिल्कुल पैटर्न में स्ट्रक्चर वाइज एंड जो केस स्टडी, जो बिजनेस स्टडी में आप केस स्टडी से डरते हो उसके भी क्वेश्चंस जो भी हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप ज्वाइन कीजिए और वहां से ग्राफ कीजिए, ठीक है। तो डोंट वरी, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जो नोट्स है, जो क्वेश्चंस है, उसके लिए वरी नहीं होना। आपने सिर्फ हमारे टेलीग्राम ज्वाइन को ज्वाइन करना है, एडुग्रोन क्लास 12, और उसको ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीच हो, आपके पास क्या चला जाए, नोटिफिकेशन हो चला जाए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चंस आंसर सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं कि कैसे, और आप कोई भी चैप्टर, मतलब कोई भी क्वेश्चन है किस चैप्टर से आया, बेसिकली मैं आपको पहचानना बताऊंगी कि आप क्वेश्चन देखते हुए उस चैप्टर को याद कीजिए, उस चैप्टर को याद करके किस बारे में वो पूछ रहा है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को जान के आंसर दे सकते हैं। और बहुत इजी होता है, बस उसके मार्क देखना होता है। क्वेश्चन पढ़िए, जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क कीजिए और आंसर दीजिए। बहुत आप मतलब ये टेंशन मत लीजिए कि आपसे होगा नहीं, ये नहीं होगा, आप बहुत इजी वे से कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, चलिए सब आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दैट कैन बी यूज्ड व्हेन existing staff is either insufficient or does not fulfill the eligibility criteria of the job to be a file। मतलब कि जो भी आप दो सोर्स ऑफ बताइए रिक्रूटमेंट, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो कि स्टाफिंग चैप्टर से है, उससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताइए जो कि एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है वो तो इनसफिशिएंट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फुलफिल नहीं कर रहे। ऐसे दो सोर्सेज बताइए। दो सोर्सेज क्या है बच्चों, चलिए मेरे साथ आंसर दीजिए। टू सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट होता है उसको हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, आपके स्टाफ से है। तो फर्स्ट है प्रमोशन कर दो। लेवल हमने 3 लेवल ऑफ वो पढ़ा था कि 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक 3 लेवल होते हैं, एक होता है अपर या टॉप लेवल, फिर मिडल एंड लोअर लेवल, राइट। तो 3 लेवल्स के होते हैं, मिडल, बॉटम लेवल, ठीक है। तो 3 लेवल्स के होते हैं। तो आपने क्या करना है प्रमोशन में कि अगर यहाँ पे कोई है, एक्स्ट्रा पीपल है और वो क्या है, उसके पास स्किल्स हैं, सब कुछ है, तो हम उसको सेकेंड लेवल पे दे सकते हैं। और सेकेंड लेवल पे कोई स्टाफ है उसके पास क्या है, नॉलेज है, वो हम टॉप लेवल पे दे सकते हैं। तो ऐसे ही प्रमोशन कर दो, लोअर लेवल से हायर लेवल पे, मिडिल लेवल पे हायर, लोअर से मिडिल, मिडिल से हायर, ऐसे प्रमोशन कर दो। जिनके पास नॉलेज है, वो अच्छे से काम करना है, तो प्रमोट कर दो उसको। ट्रांसफर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा पीपल हैं तो उस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको शिफ्ट कर दो। तो 2 प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसके थ्रू कर सकते हैं, एक प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं, दूसरे ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल आंसर। चलिए अब केस स्टडी आ गया, केस स्टडी भी देखते हैं और इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो मार्क करेंगे और आपको मैं बताऊंगी। तो इसमें मैं कलर दूसरा दे देती हूँ, ठीक है। माइका लिमिटेड इज, नाइका होना चाहिए, माइका लिख दिया है ना। माइका लिमिटेड इज डीलिंग ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। जो नाइका है, नाइका आपने सुना होगा, प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है वो सेल करती है और बहुत फेमस ब्रांड है। इट इज एंजॉइंग द इंक्रीज डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर।
और ये क्या है, सच्चाई है। जो नायका है वो क्या कर रही है, इंक्रीज डिमांड, उसके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है बहुत हाई लेवल पे है। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी नीड 100 crores। अब उसका चल रहा है तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके लिए क्या चाहिए, उसको 100, मार्क कर लीजिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए एडिशनल। द कंपनी डिसाइड टू रेज फंड। कंपनी ने सोचा कि चलो मैं आप अपने क्या करता हूँ, फंड को रेज करूंगी थ्रू द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के थ्रू हमने ऑनर्स फंड पढ़ा था। ऑनर्स फंड में क्या है, एक शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो क्या नायका कंपनी ने सोचा कि चलो मैं इक्विटी शेयर से क्या अपने रेज फंड को रेज करूंगी। अब चिराग के पास वो गए, चिराग कपूर द फाइनेंस मैनेजर। वो फाइनेंस मैनेजर, उन्होंने बोला, कंपनी को रिकमेंड किया कि शेयर कैन मे बी सोल्ड थ्रू इशूइंग हाउस और ब्रोकर, कि अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, या तो आप ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो या फिर जो मिडल मैन है उसके थ्रू कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिकमेंडेड बाय द मिस्टर कपूर थ्रू विच कंपनी कैन बी रेज एडिशनल फंड फ्रॉम द। अब बताइए हमने क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से पढ़े थे, टू टाइप्स ऑफ होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जब फर्स्ट हैंड हम शेयर्स इशू करते हैं दैट इज प्राइमरी। सेकेंड में क्या हो जाता है, ब्रोकर आ जाता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर आ जाता है, तब उसके बाद बाय एंड सेल करते हैं शेयर्स को, तो क्या होता है, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। तो बताइए, ऐसा याद कीजिए कि मिस्टर कपूर कौन सा, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, जब जब सिक्योरिटी खरीदनी हो तो वो डायरेक्टली पब्लिक से नहीं होना चाहिए, किसके थ्रू होना चाहिए, इंटरमीडिएट, जिसको हम मिडल मैन भी कहते हैं, इशूइंग हाउस एंड स्टॉक ब्रोकर। जब अगर कोई कंपनी को शेयर इशू करने हैं वो डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जाके किसी ब्रोकर और किसी मिडल मैन के थ्रू शेयर्स को बेचेगी, खरीदेगी, दैट इज क्या, ऑफर फॉर सेल। In this case, the company sells security symbolic at agri price to the broker। जो ब्रोकर बोलेगा उस प्राइस पे वो खरीदेगी और रीसेल देन इन्वेस्टिंग द पीपल, और इनडायरेक्टली वो पब्लिक से डील करेगी। तो इसका आंसर क्या है, ऑफर फॉर सेल। और उसको एक्सप्लेन भी कर देना। उसने क्या पूछा है कि एक सोर्स बताओ और उसको एक्सप्लेन करो, तो सोर्स बता के आपने एक्सप्लेन करना है, राइट। इजी आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टू कंसेप्ट विच आर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज विच वुड बी रिवील वेदर अ कंपनी इज अंडर स्टाफ, ओवर स्टाफ एंड ऑप्टिमली स्टाफ। देखिए स्टाफ आ रहा है तो मतलब ये क्वेश्चन क्या है, वो पिछली क्वेश्चन क्या था, फाइनेंशियल मार्केट से। इसीलिए बच्चों मैं क्या कह रही हूँ, आपके जो भी चैप्टर है अच्छे से कर दोगे तो आप इजिली कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो स्टाफ आ रहा है, स्टाफ मतलब कि एक क्वेश्चन क्या है, स्टाफिंग से है, इजी है। तो क्या बताइए, टू कंसेप्ट दैट एक्सरसाइज विच रिवील वेदर अ कंपनी इज अंडर स्टाफ। ऐसे कोई कंसेप्ट बताइए जिससे पता चलेगा कि अंडर स्टाफ है मतलब जितनी स्टाफिंग की जरूरत है उससे कम है, जितनी स्टाफिंग की जरूरत है उससे ज्यादा, दैट इज ओवर स्टाफिंग। ऑप्टिमल, जितनी स्टाफ है, जितनी जरूरत है उतनी स्टाफ है, ठीक है। तो मतलब कैसे कर सकते हैं, वर्ड लोड एनालिसिस। वर्कलोड, कितना वर्क है, दिस वुड बी अनेबल असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब कि कितना नंबर जरूरत है ह्यूमन बींग्स के और कौन से स्किल के लिए जरूरत है, दैट इज वर्कलोड। नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब एंड अनकम्प्लीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब कि आपको कितनी नंबर ऑफ वर्कर की जरूरत है और किस टाइप की स्किल की जरूरत है और किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, ये क्या है, वर्कलोड एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है, दिस वुड बी रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल। और कितना है, कितना मतलब कितनी जरूरत है आपको, एनालाइज कितना वर्क के लिए कितना चाहिए और कितने परसेंट चाहिए, दैट इज वर्कलोड। जिससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके कंपनी में ज्यादा है, कम है या फिर जो जितनी है उतनी है। इसके थ्रू आप, वन इज वर्कलोड, मेरे साथ रिपीट कीजिए, वन इज वर्कलोड, सेकंड इज वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है। तो ऐसे आप दे सकते हैं।
चलिए फिर दूसरा हम करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेजरमेंट ऑफ द कंपनी, measurement of the company process may involve calculation of certain ratio like gross profit ratio, net profit ratio and set on manage investment at periodic intervals। जो measurement of company क्या है, वो periodic interval मतलब कि वीक हो गया, मंथ हो गया, उसमें सब कुछ मेजर करती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मेजर करती हैं, नेट प्रॉफिट मेजर करती है, रिटर्न्स कितना आ रही है इन्वेस्टमेंट की, सारा कुछ मेजर करती है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव कंटेक्स्ट। कौन सा मैनेजमेंट, हमने कितने कितने टाइप के मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब इन सब में से कौन सा मैनेजमेंट है, चलिए आंसर दीजिए। ऑल्सो वेरीफाई, एक्सप्लेन द स्टेप प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई फंक्शन डिस्कस। अब उसके बाद स्टेप भी बताइए। तो क्या है, हम जब कंट्रोलिंग, इसका आंसर क्या है बच्चों, कंट्रोलिंग। क्यों, जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, स्टैंडर्ड फिक्स किया था, उससे हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, तो हमारे क्या होता है, कंट्रोलिंग। अगर नेगेटिव आ जाता है, मतलब जितना स्टैंडर्ड फिक्स किया था उससे कम आ गया, नेगेटिव आ गया, तो मतलब फर्दर इम्प्रूवमेंट करेंगे आप, राइट, इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर उतना उससे ज्यादा आ जाता है तो वेल एंड गुड है। मैंने हर क्लास में इसका आंसर दिया है कि आपने टर्म फर्स्ट में 90% सोचा था बट आए 86%, तो 4% का क्या गैप रह गया कि आप वो क्या किसमें फुलफिल करोगे, टर्म 2 में फुल करोगे। तो वो किसकी वजह से होगा, कंट्रोलिंग की वजह से। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसको बताइए। वंस परफॉर्मेंस इज स्टैंडर्ड आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल। जब आप स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है उससे क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, आई एम राइट। फिर परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन द ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। मतलब कि आपका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वाई 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है, एक दो नंबर कम आए तो चलेगा, ठीक है। देयर आर सेवरल टेक्निक्स मेजरमेंट, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है। वो कौन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, या तो आप पर्सनली जाके ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो लेबर है कैसे काम कर रहे हैं। सैंपल चेकिंग, सैंपल चेक कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जैसे आपकी रिपोर्ट होती है ना, वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉयज की जो रिपोर्ट है उसको देख के और उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो क्या हो गया, कंपनी इसके थ्रू या तो सिंपली जाके ऑब्जर्व कर सकती है, या सैंपल्स के थ्रू कर सकती है, या उसकी रिपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। ये क्या है आंसर, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किससे, कंट्रोलिंग। तो ऐसे आप करोगे तो कोई भी आंसर आपका रॉन्ग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर पवन कुमार, द सीईओ ऑफ ई कॉमर्स। जो पवन कुमार है वो सीईओ है ई कॉमर्स स्टार्टअप विच वाज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज एम्प्लॉयज टर्नओवर। मतलब कि बहुत सारे एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम है, ह्यूज टर्नओवर। डिसाइड टू होल्ड अ मीटिंग विद द मैनेजर। जब पवन कुमार ने डिसाइड किया कि चलो मीटिंग करते हैं विद द मैनेजर टू डिस्कस द इशू, जो उनके कंपनी में इशू हो रही है वो मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। वाइल एड्रेसिंग द मैनेजर इन द मैनेज, जब वो एड्रेस कर रहे थे मैनेजर को मीटिंग में, ही एडवाइज देम टू टेक अ सर्टेन मेजर विच फोकस ऑन साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल फैक्टर इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अब इसमें मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन किस में था, जल्दी से याद रखिए, देखिए, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, फिर क्या है फैक्टर विच मोटिवेट। मोटिवेट किस में था, याद कीजिए आप जल्दी से, आपको सब आता है। एक्सप्लेन एनी टू सच मेजर डिस्कस बाय हिम when suggested that job should be made interesting so that the job itself become a source of motivation। मतलब कि पवन कुमार में ह्यूज टर्नओवर प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने मैनेजर से
मैनेजर से क्या किया, डिस्कस किया और उसने बोला कि मोटिवेट करो एम्प्लॉय से, जिससे वो काम करने में अच्छे हो और अच्छी तरह से कर लें। तो एम्प्लॉय शुड बी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिज परफॉर्मेंस, क्या या कैसे कर सकते हो उसको, जब वो एम्प्लॉय काम करता है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो। ऑल्सो स्टेबिलिटी रिगार्डिंग द फ्यूचर इनकम, उनकी जो फ्यूचर इनकम है वो बोलेंगे, जैसे ये नहीं होना चाहिए इस महीने की क्या 10 रुपीज दे रहे हैं, दूसरे महीने क्या दे रहे हैं 8 रुपीज दे रहे हैं, तीसरे महीने क्या दे रहे हैं 12 रुपीज दे रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए सोर्स ऑफ इनकम में। वर्क शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द सब, ऐसा वर्क ऑर्गेनाइज करो जिसमें पॉजिटिव एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन हो। ठीक है, तो बताइए, तो नॉन मॉनेटरी रिक्रूटमेंट एक क्या होता है, मॉनेटरी मतलब सैलरी के बेस में दे दो, एक बेस के बेस में दे दो, और दूसरा क्या हो जाता है नॉन मॉनेटरी, जिसको हम काइंड भी बोलते हैं, काइंड जैसे कि क्या हो गया हाउसिंग दे दो, पर्क्स दे दो, इन सब की। तो दो चीज बताइए, फर्स्ट इज क्या है जॉब अनरिचमेंट, जॉब अनरिचमेंट क्या होता है कि उनकी स्किल और नॉलेज को एनहांस, अनरीच से क्या हो रहा है उसकी नॉलेज और क्या उनके स्किल को एनहांस कर दो। दूसरा क्या होता है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन परफॉर्मेंस, मतलब कोई भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उससे क्या होगा वो एम्प्लॉयज और ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा, वो क्या होगा वो मोटिवेट होगा, उसकी क्या होगी प्रोडक्टिविटी होगी। जॉब सिक्योरिटी ये नहीं होना चाहिए उसके मन में, ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा 1 महीने के बाद मेरी क्या होगी जॉब खत्म हो जाएगी। तो तीन चीज आपने जब एम्प्लॉयज मोटिवेशन से आ गया, मतलब डायरेक्टिंग चैप्टर से आ गया, डायरेक्टिंग चैप्टर में कैसे एक मॉनेटरी वे से आप मोटिवेट कर सकते हो, दूसरा नॉन मॉनेटरी वे से कर सकते हो। मॉनेटरी या तो सैलरी बढ़ा दो या तो उसकी वेजेस बढ़ा दो, नॉन मॉनेटरी कैसे हो सकती है उसकी स्किल को एनहांस कर दो, नॉलेज को एनहांस कर दो। समझ आ रहा है बच्चों? दूसरा क्या, उसको अप्रिशिएट करो, लोगों के सामने लेके मीटिंग बनाओ और बोलो वाह इसने ये काम किया है, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। जॉब सिक्योरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि उसको इसके मन में डर नहीं होनी चाहिए कि 1 महीने बाद मेरी जॉब चली जाएगी, तो ये सब क्या होगा उससे क्या मोटिवेशन होगी। देखा कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज आप याद रखिएगा कि जब अगर आपके, हमें पता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जब आपके 2 मार्क्स आएंगे मतलब 1 2 3 लाइन्स में लिखना है, मतलब 40 वर्ड्स में आपने आंसर लिखना है। मैं हर वीडियोस में बताती हूँ, इसमें भी बता रही हूँ। ठीक है, अगर 3 मार्क्स क्या आता है तो मतलब डबल कर दो, 80 50 टू 80 वर्ड्स में लिखना है हाफ पेज। अगर आपके 5 मार्क्स आते हैं तो 120 मार्क्स वर्ड्स में लिखना है, मतलब 1.5 पेज में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। स्टेट इन 3 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ डायरेक्टिंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट ऑफ डायरेक्टिंग का 3 पॉइंट्स बताइए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो चलिए हम 3 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करिएगा आप, चलिए हम बता ही देते हैं। डायरेक्टिंग हेल्प टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अगर हम डायरेक्टिंग करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, तो जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, ऑर्गेनाइजेशन ने एम बनाया था उसको क्या, उसकी ऑब्जेक्टिव डिजायर ऑब्जेक्टिव फुलफिल होती है। Directing integrate employees' effort in the organization in such a way that every individual effort contribute to the organizational performance। मतलब डायरेक्टिंग से क्या होता है, इंडिविजुअल लोगों की जब परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। फिर क्या होता है, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड द कैपेबिलिटी बाय मोटिवेटिंग प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप। डायरेक्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, मोटिवेट अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, इन सब की वजह से क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, नीड के साथ अपने आप को, अपने नॉर्म्स को, अपने लॉज को एक्सचेंज करना, दैट इज जिसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्टिंग की वजह से आएगा।
Effective directing help in bring stability and balance in the organization. Is foster cooperation, commitment among the people, help to achieve balance among various group activity and the department. डायरेक्टिंग से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सबका एम होता है, सारे कोऑपरेट करके होते हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग हो तो उसकी जो एम है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगा, वो अचीव होगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टिंग बहुत बहुत हेल्पफुल है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट का जो डायरेक्टिंग है तो वो बहुत एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जरूरत है। तो इम्पोर्टेंस अगर 3 पूछे तो दे दीजिएगा, अगर 5 पूछे तो 5 दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए चलिए बच्चों रीड कीजिए इसको, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, फिर क्या है, डिफाइन लीडरशिप। लीडरशिप की डेफिनेशन जो कि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, वो टेलीग्राम ज्वाइन करिए तो आपको मिल जाएगा। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब लीडरशिप में हमने अभी मोटिवेशन पढ़ा, फिर क्या आ गया, लीडरशिप सेकेंड एलिमेंट। एन्यूमरेट इन 2 स्टाइल ऑफ, मतलब 3 स्टाइल हमने पढ़ा था, ये क्या पूछ रहे हैं, 2 स्टाइल बता दो। हम 3 हम जानते हैं, हम तो इंटेलिजेंट है। तो लीडरशिप की क्या बनानी चाहिए, एक क्या है, मीनिंग बताओ। So leadership integrates the ability of individual to maintain good interpersonal relation and follower and motivate them to contribute for achieving the organizational objective. क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल में लीडरशिप हो, एक क्या हो, आपकी अथॉरिटी हो, जैसे घर में मम्मी पापा होते हैं वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल में एक अथॉरिटी होता है जो कि सबको, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसको एक तरफ, एक डायरेक्शन, कोऑपरेशन में लेके चलता है। अगर लीडरशिप ना हो तो किसी को किसी का डर ही ना हो, जो अपनी मर्जी से करे। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल एम को अचीव करने के लिए लीडरशिप की बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल एम फुलफिल होती है। हम टाइप्स में पढ़ते हैं, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन, मतलब कि जहां पर एक ही अथॉरिटी होती है और जो वो बोलेगा वही काम होगी। एग्जाम्पल क्या बताया था, हिटलर। ठीक है, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिंग, जहां पे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा भी लिया जाएगा और पीपल की सजेशन भी लिया जाएगा, जहां पे इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल। फिर लेसिस फेयर, मतलब कि मार्केट पे सब कुछ छोड़ दो, मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम पर ले आएगी। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, तो मतलब सब कुछ पीपल पे छोड़ दो, कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो ये सब क्या है, लीडरशिप। एक फर्स्ट मेरे साथ बोलिए, फर्स्ट क्या है, अथॉरिटी, जिसको हम डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक, जहाँ पे 50-50 होता है, और लेसिस फेयर, जहाँ पे मार्केट पे सब कुछ छोड़ दो। तो ये हो गया। अब चलिए इसका आंसर दीजिए। लिस्ट एनी 3 फैक्टर अफेक्टिंग, मैंने आपको ये वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इसमें तो फैक्टर ही फैक्टर है, तो इतने सारे फैक्टर्स लिखा दिए। तो यहाँ पे ये 3 ही पूछ रहे हैं, बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेंशन किए। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अपने रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फैक्टर अफेक्टिंग 3 पॉइंट्स बताइए। फर्स्ट है नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब कि वर्किंग कैपिटल क्या बताया था मैंने, डे टू डे एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर, और क्या है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट रन, शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट रन के लिए हमें जरूरत होती है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर कोई भी बिजनेस बड़ी है तो उसको क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी छोटी है तो उसको लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर उसका ऑपरेशन बहुत बड़ा है, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का है, तो उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। और क्या है, अगर छोटा है, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या होता है, आपने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, क्या होता है, ये होता है ना बिजनेस साइकिल, यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, बूम पीरियड में वर्किंग कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, और जो होता है डिप्रेशन पीरियड, उसमें क्या चाहिए, कम। बिजनेस साइकिल आते ही बूम और डिप्रेशन पता है,
सीजनल फैक्टर जब पीक सीजन चलो, जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल लार्ज अमाउंट, जहाँ पे लोअर लोअर मतलब कि उस सीजन नहीं है, जैसे आम का सीजन आने वाला है तो आम की डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा करनी है, और आम जैसे आम का डिमांड कम हो गया तो कम। मैंने यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर इफेक्टिंग लिखा है, तो एक बात लिखते हैं। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन क्या है? हायर इन द फॉर्म लॉन्गर प्रोसेसिंग साइकिल, लोअर इन द फॉर्म शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? हायर फॉर्म के लिए ज्यादा एंड लोअर फॉर्म के लिए कम। क्रेडिट अलाउ मतलब कि लिक्विडिटी, ज्यादा मतलब बड़ी कंपनी है तो उसको क्या ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो होगा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी रखनी होगी। अगर क्या है छोटी फॉर्म है तो उसको कम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी में भी काम चल जाएगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड, कि आपके पास हैंड में होना चाहिए, जैसे ही जरूरत पड़े वैसे ही आपके पास क्या होना चाहिए? हैंड में कैश होना चाहिए। और एक सबसे एक होता है, इसको हम बताइएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्या है? क्रेडिट अवेलेबल बाय द फर्म। तो ऊपर जैसा ही मतलब कि जो भी क्रेडिट्स क्या है? लोन। लोन मैंने बताया था, क्रेडिट को लोन बोलते हैं। कि अगर लार्ज फार्म है तो उसको क्या क्रेडिट ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर छोटी फॉर्म है क्रेडिट कम चाहिए, लोन कम चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल्स, finished goods and debated resulting in lower requirement of working capital। जो फिनिश गुड्स और डेविएटर हैं रिजल्टिंग लो कैपिटल। एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन्फ्लुएंस द वर्किंग कैपिटल, मतलब कि आपको अवेलेबल रॉ मटेरियल जल्दी अवेलेबल चाहिए या फिर चलो दूर बाद में भी चल जाएगा, जैसे ही डिमांड है वैसे ही सप्लाई करना है, तो एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होनी चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, केस स्टडी क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है, वो तो आप लोग इंटेलिजेंट है, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, प्रिया इज अ रीजनल मैनेजर, यह है जो रीजनल कंपनी का नाम ये दे दिया। मार्क कीजिए, ठीक है। शी इज हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज एंड ट्राइंग टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन हर कंपनी। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वो क्या रिड्यूस करती हैं? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। शी हैज सेट अ स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं, जल्दी से इसको मार्क कीजिए। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी एंड ensuring that target to be meet according to the chosen standard with the minimal wastage of। देखिए उन्होंने क्या किया है? स्टैंडर्ड सेट किया, और वो जो एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों, वो क्या स्टैंडर्ड से मिलता जुलता हो। वही आपने अगर 96% सोचा है तो क्या 96% होना चाहिए, और क्या है? मिनिमम रिसोर्सेज, मतलब कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेज की। तो उन्होंने क्या लगा दिया? सीसीटीवी कैमरा हेल्प हर टू कीप अ क्लोज चेक द एक्टिविटी। उन्होंने सीसीटीवी लगा दिया ताकि वो क्या है, लोगों को मतलब वो देखती रहे कि सारे एम्प्लॉयज वर्क अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। नो हाउ द एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग, ठीक है, कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? जो वर्क है वो क्या टाइम पे कंप्लीट होगा। शी आल्सो रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज विथ बोनस व्हेन शी स्टैंडर्ड आर मीट। जब एम्प्लॉय स्टैंडर्ड मीट कर देंगे, अगर उनको 100 क्विंटल बनाने के लिए दिया है, 100 क्विंटल ही बना लेंगे तो क्या है? उनको बोनस दिया जाएगा, ठीक है। शी इज ट्राइंग द बेस्ट टू इंश्योर अ गुड परफॉर्मेंस ऑफ हर टीम। ये ज्यादा से ज्यादा शी इज वेरी एक्टिव ऑल्सो, ठीक है। तो वो क्या चाहती हैं कि एप्रिसिएशन ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन टू बेनिफिट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाई। किससे है? जल्दी से बताइए, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात की गई है। स्टैंडर्ड हम किसमें सेट करते थे? बहुत इजी आंसर, तो बताइए जिसमें हम किसमें करते थे? कंट्रोलिंग में, ठीक है। तो आंसर आ गया। स्टैंडर्ड देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ओ ये तो उसी चैप्टर से है। तो अब फर्स्ट है उसके मतलब
वो डायरेक्टिंग भी बताओ कि क्या मैनेजमेंट है, उसके क्या बताओ 2 पॉइंट्स भी बताओ, ठीक है, उसके फंक्शन उसके बेनिफिट्स भी बताओ। तो वैसे 2 पूछा है बट मैंने आपको 4 पॉइंट दिए, देख लीजिएगा। अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जब कंट्रोलिंग करेंगे तो जो प्रिया थी उसने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया, जिससे क्या होगा, उसका जो स्टैंडर्ड सेट किया था स्टैंडर्ड, रिजल्ट भी वही आएगा। अगर जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी प्रोडक्शन करनी है, अगर 10 की प्रोडक्शन करनी है तो 10 होगा। तो मतलब कंट्रोलिंग से क्या हो रहा है, जो आपने गोल सोचा था वो गोल एक्चुअल में अचीव हो रहा है, राइट। सेकेंड क्या है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जब कंट्रोलिंग करेंगे, हेल्दी कंट्रोलिंग करेंगे तो क्या ऑर्डर में होगा काम, सब सीक्वेंस वाइज में होगा, सब स्ट्रक्चर वाइज में होगा, और जिससे क्या होगा, डिसिप्लिन होगा, जिससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। थर्ड क्या है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और जब कंट्रोलिंग करेंगे तो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, जो कि प्रिया कर रही थी, राइट। तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। और इन सब की वजह से क्या होगा, कंट्रोलिंग की। क्यों मोटिवेशनल कैसे होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज जो उन्होंने 10 वर्क उनको दिया गया था, 10 क्विंटल बनाने को दिया था, 10 क्विंटल बना लेंगे तो वो क्या होगा, उनको बोनस भी मिले जाएगा। और बोनस जब मिलता है तो सारे हैप्पी होते हैं, आप एक्स्ट्रा चीजें मिलती है तो हैप्पी होते हो ना, वैसे ही उससे क्या होगा, मोटिवेशन होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, इसको तो हम 2 मिनट में कर लेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक्सप्लेन कीजिए राइट ऑफ द कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हमने क्या 6 राइट्स पढ़े, यहाँ पे 5 राइट्स पढ़े, बट मैं 6 राइट्स बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये मैंने क्लास में ही समझा दिया था। राइट टू सेफ्टी मतलब कि आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन की मतलब आपके पास राइट है। अगर इस राइट को वॉयलेट करता है प्रोड्यूसर तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। राइट टू सेफ्टी मतलब आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, एक्सपायरी गुड्स नहीं दे सकता। अगर उसके गुड्स को खाकर आप बीमार होते हैं तो क्या है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्म मतलब क्या है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट किससे बन रहा है, कहाँ से आ रही, सब कुछ क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। राइट टू एश्योर्ड मतलब की है कि कंज्यूमर हैज फ्रीडम टू एसेस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास इसको चॉइस से भी कर सकते हैं, मैंने चॉइस बताया था। तो राइट टू एसेस क्या होता है बच्चों, कि आपके पास चॉइस है, आपको प्रोड्यूसर फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही गुड्स को खरीदिए, ठीक है। फिर आता है राइट टू हियर, अगर आपको प्रॉब्लम है प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट तो आप कंप्लेन कर लोगे और जो प्रोड्यूसर है वो आपकी बात सुनेगा। ठीक रिडर्सल, कोई भी आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और ये जो आपके साथ राइट है ये सारे इंडिया या फिर वर्ल्ड में अलग है, बट इंडिया में क्या है, ये सारे राइट्स को एजुकेट होना चाहिए। लोगों को कंज्यूमर राइट्स पता ही नहीं होते कि उनके क्या है कंज्यूमर राइट्स, तो कंज्यूमर भी एजुकेटेड होने चाहिए राइट्स के, उनको उनको पता होना चाहिए कि अगर उनके साथ प्रोड्यूसर कुछ गलत कर रहा है तो उसके उनके पास राइट है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं। और मैंने ये बच्चों बहुत अच्छे से समझाया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके उसको देख लीजिए। अब बोलिए 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। फर्स्ट क्या है, बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी। मतलब एज अ कंज्यूमर आपके पास नॉलेज होना चाहिए गुड्स के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग इन द मार्केट। हमने इस पे केस स्टडी भी पढ़ा था कि जो एक राम है, राम को यही नहीं पता कि उसको मेडिकल शूज भी अवेलेबल है। अगर आपके पैरों में प्रॉब्लम है तो आप मेडिकली शूज अवेलेबल है, उसको पहन से आपको रिलीव हो जाएगा। ये क्वेश्चंस मैंने कराया है, ठीक है। मतलब सेकंड क्या है, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज,
जो क्वालिटी है, जिस गुड्स की, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है मार्केट में, स्टैंडर्ड है, वही प्रोडक्ट्स आप बाय करिए। ऐसे ही नहीं कुछ भी बाय कर लीजिएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए। लर्न अबाउट सीक्रेट रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। एज अ कंज्यूमर हमें ये पता होना चाहिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें एक्सपायरी डेट देखो, वो कैसे बना है और आपको उसको कैसे यूज करना है। ये सब आपकी ड्यूटी होती है कि प्रॉपर स्टेप को फॉलो कीजिए, राइट। यानी कि लेके आए मार्केट से और खा लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। Read labels carefully so that have information about price, net weight, manufacturing expiry date. ये सब जब आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो ना बच्चों, तो उसमें प्राइस क्या है, उसमें वेट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई और एक्सपायरी डेट कब हुआ, बहुत मस्ट है, ठीक है। फिर आता है फिर assert yourself ensure that you can a fair deal। मतलब आपसे क्या होना चाहिए, ना ही प्रोड्यूसर ज्यादा ले और ना ही कम ले, आपके पास कैश मेमो हो, मतलब क्या आपके पास बिल्स हो। बी ऑनेस्ट ऑन योर डीलिंग्स, आप भी ऑनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपए की है, आप उसको 80 रुपए 100 रुपए की 80 रुपीज दे दो, चलो 2 रुपए तुम भी खा लो मैं भी खा लो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ओके। चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्करेज अनसरप्लस प्रैक्टिस। जो चीज बैंड है उस चीज को, वो चीज सप्लाई नहीं हो रहा तो वो चीज आपको नहीं करना। अल्कोहल अगर बंद है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो क्या बिहार में बंद है, तो क्या उसको अननेसेसरी सप्लाई नहीं करना चाहिए, ना ही प्रोड्यूसर को, और एज अ कंज्यूमर उसको बाय नहीं करना चाहिए। कैश मेमो, जब भी आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, बिल्स होनी चाहिए, ठीक है। जागो ग्राहक जागो, राइट। पढ़ाया क्यों जाता है, ताकि आप अपने राइट्स के, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी के मोह रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। फाइल अ कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम। 3 टाइप्स, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट कमीशन, दूसरा नेशनल कमीशन। इनमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि कब, कैसे और कब फाइल कर सकते हैं। इसको मैंने डिटेल में क्वेश्चन आंसर में भी समझाया क्लास में और वन शॉट में भी समझाया। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर, मतलब कि सोसाइटीज बनाए जिसमें राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इंटरेस्ट, एक्टिव पार्ट दिया जाता है। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, ऐसा गुड्स ना खरीदे, ऐसी गुड्स को ना परचेज किए या ऐसी चीज को ना प्रोडक्शन करे जिससे कि एनवायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ओके बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ आ गया, बहुत इजी इजी है, देखा आप ऐसे ही डरते रहते हो। बताइए, स्टेट एनी 5 रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के फंक्शन के बारे में पूछा और मैंने इसको बहुत, आप चलिए बताइए कब बना, 1988 फर्स्ट टाइम, फिर 1992 में ये एक्ट बन गया, ठीक है। और डेट आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी, कौन कौन सी रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, क्या है, ब्रोकर और सब ब्रोकर क्या होने चाहिए, प्लेयर इन द मार्केट, वो सारे रजिस्ट्रेशन में होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टेड इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड, सबकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म लॉ फॉलो होना चाहिए। तो जो ब्रोकर है सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस चीज में उसका भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर पोर्टफोलियो एक्सपेंडिचर, जो पोर्टफोलियो जो मल्टीपल चीजों में इन्वेस्टमेंट, दैट इज पोर्टफोलियो underwriting, merchants, banker, business in stock exchange and other security market, सबका क्या होना चाहिए, रेगुलेशन लुक आफ्टर करती है सेबी, ठीक है। रेगुलेशन टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी, बिड्स लगाते हैं, बिडिंग करती हैं, उसमें भी रेगुलेशन। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड ऑडिटिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएट,
जो मिडल मैन होते हैं ना वो बहुत घपला करते हैं, तो उनको चेक करना, इंस्पेक्शन करना प्रॉपर कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही है, इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना, सारा क्या करते हैं, सेवी करते हैं। लिवाइंग फ्री फीस अदर चार्जेस कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। फीस, अगर कोई भी अननेसेसरी या कोई भी गलत घपला कर रहा है तो उस पर फीस चार्ज करो ताकि वो नेक्स्ट टाइम पे ना करे, पनिशमेंट दो। Performing exercise such under Security Contract Act 1956 as delegated by the Company of India। मतलब ऐसे ही परफॉर्मेंस और एक्सरसाइज करना पावर जो कि रेगुलेशन एक्ट 1956 में लिखा है और क्या है, गवर्नमेंट ने डेलीगेट किया है। डेलीगेट मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी को पावर दिया है कि आप फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट कर सकते हो। और कौन सा रेगुलेशन एक्ट है, 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको भी ये केस स्टडी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से करिएगा। मैं इन चेंज कर लेती। चलिए मेरे साथ पढ़िए आप लोग भी। इन अ इंटरव्यू विच डीलिंग न्यूज चैनल मिस्टर राकेश कवत्रा सीईओ गेट माई कंपनी। इंटरव्यू एक इंटरव्यू लीडिंग न्यूज चैनल है, ठीक है। राकेश कवत्रा है सीईओ, ये कंपनी का नाम क्या है, गेट माई जॉब। सजेस्ट द कंपनी विच वांट मोर एंड वी टू अप्लाई जॉब इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जितना जितना जो जिसको काम चाहिए वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। शुड मेक द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब इजियर एंड कैंडिडेट फ्रेंडली। जब रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो तो फ्रेंडली नेचर, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन ना हो, ठीक है। इनका रीजन है, नाम ही क्या है, गेट माई जॉब, ठीक है। तो इट इज फॉर दिस रीजन ही सेड दैट मोस्ट प्रोग्रेसिव कंपनीज टुडे हैव शॉर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं करती फॉलो, शॉर्ट प्रोसेस करती हैं और रिक्रूट कर लेती हैं लोगों को। He also said that application form filled by the candidate is very important and it is important supply in application form which have the manager in eliminating unqualified or unfit जॉब सीकर। जो जरूरत नहीं है, जो अनक्वालिफाइड है, अगर ग्रेजुएशन है एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। द कंपनी क्रिएट अ मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट टू मेजर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। कंपनी ने एक मेजर अटेम्प्ट किया, एक मेजर अपनाया जिससे क्या होना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट, मैनुअल dexterity and the intelligence to the personality. The candidate may then call for the in-depth conservation to evaluate the sustainability of the job। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए आंसर दीजिए। मतलब सिंपल वे में इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि राकेश कवत्रा है, उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, जॉब सिलेक्शन प्रोसेस, और बिल्कुल सिंपल हो और जो अनक्वालिफाइड है उसको हट जाए और कितना सिंपल प्रोसेस से रिक्रूट हो। और मतलब और क्या करना चाहिए कि उसमें टेस्ट में क्या एप्टीट्यूड मैनुअल टेस्ट हो जाए, इंटेलिजेंट टू द पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा बताइए, तो ये कौन से वो है चैप्टर से, स्टाफिंग, स्टाफिंग में कौन सा, सिलेक्शन, देखा सिलेक्ट कर रहे तो दैट इज सिलेक्शन। नेम द प्रोसेस and step in the process of identify and choosing the best person out of number of prospective candidate। क्वेश्चन का मीनिंग है प्रोसेस बताइए, स्टेप बताइए जिससे क्या हो, जो पर्सन है, नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, जॉब डिस्कस अबव, जो ये जॉब हमने ऊपर डिस्कस किया है, ऐसा स्टेप बताइए जिससे हमें इजीली वे में हम लोगों को सेलेक्ट कर लें। तो सिलेक्शन के यहाँ पे स्टेप पूछा गया है। तो फर्स्ट क्या होगा, प्रीलिमिनरी मेथड में क्या होता है, बहुत सारे लोग फॉर्म्स भरते हैं, इसमें ही उसके जो फॉर्म्स को रिजेक्ट किया जाता है उसको प्रीलिमिनरी मेथड्स बोलते हैं। सिलेक्शन टेस्ट जिसमें क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि आपको जब बैंक एग्जाम्स देते हो तो क्या होता है, पेपर फर्स्ट
पेपर सेकंड, टायर 1, टायर 2 बोलते हो ना, वही है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस टेस्ट के थ्रू आपको होगा, जिससे आपकी एप्टीट्यूड एम्प्लॉइज, मतलब कि पहले फॉर्म आप बोलते हो, फॉर्म भरते हो, फॉर्म भर दिया, अगर आप एलिजिबल हो तो सही है, नहीं एलिजिबल है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट। फिर आपका क्या होगा, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम होगा, फिर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, गवर्नमेंट जॉब ही इंटरव्यू होगा, राइट। तो ऐसे अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि आप ऐसे भी स्टेप बताइए जो इसके बाद आता है। इसके बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, चलिए जल्दी से बताइए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। फर्स्ट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, मतलब उस पर्सन का बैकग्राउंड चेक करो, वो कहाँ रहता है, उसके कोई क्रिमिनल रिपोर्ट्स तो नहीं है। सिलेक्शन डिसीजन, आपको सिलेक्ट करना है, आपकी क्राइटेरिया को फॉलो किया तो सिलेक्ट कर लो, आपके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया तो सिलेक्ट लो। फिर मेडिकल, वो क्या फिजिकली फिट तो है, क्या वो, चलो उसने जॉब दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, बट वो क्या काम कर सकता है, 12 घंटे बैठ के वो काम कर सकता है, फिजिकली फिट है या नहीं, इसके थ्रू कर लो। तो ये सिलेक्शन से आपके स्टेप्स थे, जो कि बहुत इजी था, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है और बता देना है। फिर बताइए, ये क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो खुश हो जाइए, ठीक है। वंश लिमिटेड इज अ लार्ज एंड रिप्यूटेड कंपनी। वंश लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बहुत लार्ज है और बहुत नोन है, विच मैन्युफैक्चर वेंटिलेटर, वेंटिलेटर करते हैं। आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ, जब कोविड-19 आया, उसने वेंटिलेटर अपना करना स्टार्ट कर दिया कंपनी इन 2020, विटनेस अ इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ 40, जिससे क्या हो, उसकी 40% की रेवेन्यू इंक्रीज हो गई। उसने फिर प्लान क्या किया, फर्दर इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसने प्लान किया कि ये और इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा। ऑल्सो द स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ पीपीई किट्स, उसने कहा कि ये भी किट्स किट्स भी बनाना स्टार्ट कर दूंगी, सैनिटाइजर भी बनाना, मास्क भी, मतलब कि इन 2020 में क्या, सिर्फ वेंटिलेटर बनाता था, बट उसकी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई, जिससे उसने कहा कि जो भी कोविड-19 में जरूरत होती है लोगों को, वो सब भी बनाना स्टार्ट करूंगा। फिर क्या, फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं कंपनी के, मिस्टर राजीव फील कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो राजीव है वो क्या है, फ्यूचर उनकी प्लान है और उनको पता है कि उनकी जो कंपनी है वो क्या ग्रो करेगी, एंड इट्स लिक्विडिटी पोजीशन, और उसकी पैसे भी अच्छे हैं क्योंकि वो रेवेन्यू ज्यादा अर्न कर रही है। डिस्कस द, मतलब इसमें तो सीधा सीधा ही आपको बोल दिया कि आप डिविडेंड डिसीजन बता दीजिए। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर which should be considered by the Vansh Limited while performing the dividend policy of the, मतलब आप टू फैक्टर भी बताइए और डिविडेंड, पहले डिविडेंड बता दीजिए। डिविडेंड क्या होता है बच्चों, एक होता है ऑनर्स फंड, एक होता है बोरोज फंड। बोरोज फंड में हमने डिविडेंड पढ़ा था। डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड लेती है, उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट, वो डिवेंचर्स होते हैं ऑनर्स और बोरोज फंड। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट, मतलब कि अगर शेयर्स एंड शेयर्स में अगर उसने प्रॉफिट अर्न किया और वो क्या प्रॉफिट कितने लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, तो डिविडेंड्स होता है प्रॉफिट। आई एम सो सॉरी, ठीक है, प्रॉफिट, डिविडेंड का दूसरा नाम प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो डिसीजन इन्वॉल्व हाउ मच ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, कि वो शेयर से कितने प्रॉफिट अर्न कर रही हैं और फिर उसके बाद शेयर होल्डर से कितने कितने वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये ठीक है। अगर आप कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपने क्या, डिविडेंड कितना, आपकी प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आने के बाद जिसका अपने शेयर से आपकी कंपनी में जितना ऑनर्स फंड लेके जितने शेयर होल्डर्स बने हैं, तो उसमें आप डिविडेंड मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। हाउ मच इट शुड बी अ रिटेन इन दिस बिजनेस, और कितना आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन करके रखना है, सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं, राइट। फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, अमाउंट ऑफ अर्निंग,
जितना ज्यादा आपकी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट, राइट। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर आपका फर्दर 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 इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है तो क्या आप कम डिविडेंड पे करोगे, कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिससे कि आपके पास पैसा हो और वो क्या करना चाहिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है कैश फ्लो, मतलब कि आपके पास ज्यादा कैश फ्लो है, आपके पास ज्यादा लिक्विडिटी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करोगे। फिर एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, आपका जो लोन है, लोन लोन आपको इजीली मिल जाता है, तो इजीली मिल जाता है तो मतलब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। लोन अगर नहीं मिलता तो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। इजी है ना, इजी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा न्यूमेरिकल है बट बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ कीजिए। when Desh limited share capital of 10 lakh dividend into a share, मतलब कि उसके पास जो बेनेश है लिमिटेड कंपनी, उनके पास क्या है 10 लाख का डिविडेंड है और क्या है 100 रुपीज के शेयर्स हैं, 100 फॉर द एक्सपेंशन पर्पस, ये भी क्या है बहुत सारे इनके हैं। फिर उसने क्या सोचा कि मैं अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर दूंगी और रेवेन्यू अर्न कर लूँ, जिससे क्या होना चाहिए, उसको कैपिटल की जरूरत है, मतलब और फंड्स की जरूरत है, और कितने 5 लाख की जरूरत है। 10 लाख उसके पास ऑलरेडी और 5 लाख उसको और चाहिए। तो उसके पास देखिए दो ऑल्टरनेटिव है। एक ऑल्टरनेटिव क्या, या तो इक्विटी शेयर से ले सकते हैं, पे क्या होगा शेयर्स, शेयर्स पे क्या होगा, उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर शेयर होल्डर को। और दूसरा ऑप्शन उसके पास है डिवेंचर, जो कि क्या है बोरोस फंड, बोरोस फंड मतलब लोन, लोन पे क्या होगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। या तो वो इक्विटी शेयर से फंड्स रेज कर सकता है, या तो वो लोन लेके डिवेंचर्स मतलब बोरोस फंड्स। तो कैसे है उसकी प्रेजेंट जो अर्निंग है, आप क्या है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड टैक्स, जब उसकी बिफोर मतलब पहले जो इंटरेस्ट और टैक्स से है उसकी इतनी है 4 लाख पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम आफ्टर द एक्सपेंशन एंड ऑल्टरनेटिव यूज बाय द कंपनी। एक्सपेंशन के बाद भी जो इसकी जो रिटेन अर्निंग थी इतनी ही रही। और फिर क्या है, शुड कंपनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर टैक्स 50% उसको क्या टैक्स रेट देना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। चलिए अब इसको बंद करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4 लाख और 10 लाख, ठीक है, इंटू 100, जिससे 40% आ गया, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। फिर क्या है EBIT आफ्टर एक्सपेंशन, मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है 40 इंटू 15, ठीक है, जिससे क्या हो गया 6000। ये चीज हमने 4 लाख इसका क्या 10 लाख का निकाला, वैसे ही हमने कर लिया आफ्टर EBIT आफ्टर एक्सपेंशन 40% था, जिससे उसको कितनी जरूरत थी 15 लाख की। कैलकुलेशन ऑफ EPI, अब हम प्लान्स 1 और प्लान्स 1 की EPI करते हैं। थोड़ा बच्चा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो ये क्या है प्लान फर्स्ट और ये प्लान सेकेंड। EBIT दोनों का मतलब जो हमने प्लान शेयर से लेना है और ये क्या है डिवेंचर से, दोनों की EBIT क्या है 6 लाख। जब इंटरेस्ट हो गया तो क्या 50 क्या हो जाएगा, इससे डिडक्ट कर दो, मतलब क्या इंटरेस्ट क्या है 50 में इसमें भी डिडक्ट कर दो, इसमें भी डिडक्ट कर दो। जब भी हमने 50% टैक्स इंटरेस्ट करके हमें इतना हुआ, टैक्स पे करके प्लान ए प्लान बी टैक्स भी डिडक्ट कर दिया, इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर दिया, उसके बाद प्लान ए में इतना बचा, प्लान सेकंड में आप सोचोगे मैम प्लान ए में तो बहुत ज्यादा बच रहा है तो उसको प्लान ए में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ध्यान दीजिए यहाँ पे। फिर EAT क्या है, मतलब 3 लाख है और 27,500
5000, ठीक है। तो ये है 2,75,000 ये हो रहा, और ये 3 लाख है, ठीक है। जिसमें से फिर नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, जो प्लान 1 पे है उस पे शेयर्स मतलब शेयर होल्डर्स ज्यादा है, और प्लान बी पे जो शेयर होल्डर है कम है। क्यों, देखिए, जो प्लान है ना बच्चों, प्लान पे उनका नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है तो 2020 होगा, और प्लान बी पे जो है 27.7, इस पे क्या है, शेयर्स बहुत कम है। इससे क्या होगा, कंपनी यूज करेगी सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे उसको कम लोगों के साथ अपनी डिविडेंड है वो शेयर करना पड़ रहा है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ शेयर हो तो वो किस पे जाएगी, प्लान सेकंड पे जाएगी। सिंपल आंसर है, ठीक है। इसी के साथ आपके सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हमने देख लिया। कैसे करना है, कैसे करना है, बहुत इजी से आता है, तो आप क्या टेंशन मत लीजिएगा, डोंट वरी। आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से सब कुछ को प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। नोट्स चाहिए तो आई एम रिपीटिंग, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप को और भी फर्दर वीडियोस चाहिए उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्जाम आ गया, ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गुड लक।